गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम सैम्पल पेपर जो आपका डिस्कस कर रहे थे उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सेक्शन ए तक कंप्लीट कर लिया था, अब सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। आज सेक्शन 2 यानी खंड का हिंदी का आपका पेपर था। अब हिंदी के पेपर में जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए जाएंगे, पर आपको करने सिर्फ 4 ही होंगे। पर मैं आपको 5 करवा रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं और सॉल्यूशन के साथ आपको कितना बड़ा आंसर कितने क्वेश्चन में लिखना होता आना चाहिए वो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा रही हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नवाब साहब की सनक नकारात्मक थी, किंतु हर सनक नकारात्मक नहीं होती। सो उदाहरण सिद्ध कीजिए किस सनक को सकारात्मक कहा जा सकता है। यानी जो नवाब साहब थे, तो इसका आंसर करते हैं। सकारात्मक सनक से अभिप्राय है किसी अच्छे कार्य, यानी सकारात्मक सनक होनी चाहिए किसी अच्छे कार्य की धुन लगना और हमें आदत लग जाए किसी अच्छे कार्य करने की, उसे पूरा करने की मेहनत, ईमानदारी, लगन से प्रयास करना। जैसा किसी जो वैज्ञानिक होता है उसे कल्याणकारी खोज या समाज सुधारक को रूढ़ियाँ मिटाने की सकारात्मक सनक सवार होती है ना, किसी को धुन सवार हो जाती है, ये तो ये काम इतना अच्छे से कर रहा है, करे जा रहा है। इसी प्रकार आज़ादी के मतवाले क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी प्राप्त करने की लगन लगी थी और वह पाने के लिए वह हंसते हंसते शहीद हो गए। ऐसी सकारात्मक सनक बिहार के मजदूर दशरथ मांझी को सवार हुई थी, जब उन्होंने अकेले ही केवल एक हथौड़े और छेनी की सहायता से 22 वर्षों तक कठोर परिश्रम करके उस पहाड़ी की कड़कदार सड़क बना डाली, जो उनकी पत्नी की मृत्यु पर उनके कारण बनाई थी, क्योंकि वो उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे थे तभी, और उनकी पत्नी मर गई थी रास्ते के कारण, तो उन्होंने 22 वर्ष तक लगातार सड़क बनाने में ही लगा दिया। उनकी सकारात्मक सनक ने वहाँ के निवासियों के जीवन का सरल बना दिया। दूसरा प्रश्न है, महानगरों के फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के परांपंगन पड़ोस कल्चर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो जो अगर मैं आपको अपनी तरफ से बेसिकली बताऊं तो फ्लैट कल्चर में होता है ना कि हम बगल में क्या हो रहा है, आपके नीचे वाले फ्लोर में क्या हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, कोई डकैत, कोई मर वर भी गया ना, कुछ पता नहीं चलेगा फ्लैट कल्चर में। पर पड़ोस कल्चर में हमारे मोहल्ले हमारे घर होते हैं, मतलब हर किसी के घर में भी जा सकते हैं, और हमारा घर का जो दीवार होता है या जो घर के जो एंडिंग होती है वो हमारे घर तक ही नहीं सीमित होती है, हमारे पूरे मोहल्ले तक सीमित होती है। अब आप आंसर करेंगे, महानगरों के फ्लैट कल्चर में जीवन केवल अपने तक सीमित रहता है, अपने यहाँ किसी से मतलब नहीं होता। व्यवस्था के कारण यानी बिजी होने के कारण लोग अपने पड़ोसियों के सुख दुख में भी भागीदार नहीं होते। कई बार तो फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति को अपने पड़ोस का नाम भी नहीं पता होता। ऐसा जीवन असहाय और असुरक्षित है। इसके विपरीत जो मन्नू भंडारी है वो परांपंगत पड़ोस कल्चर में पूरा मोहल्ला अपना घर लगता था, सब अपनत्व के बंधन में बंधे थे। बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। ऐसे वातावरण में कोई भी अकेलापन अनुभव नहीं करता था। ऐसा जीवन अधिक आनंदपूर्ण संरक्षित था। तीसरा प्रश्न है, मंगल ध्वनि किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाह खान की शनाई को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, आंसर करिए। तो मंगल ध्वनि होती है मांगलिक अवसरों पर वातावरण में पवित्रता, आनंद, यानी मांगलिक अवसर कैसे होते हैं, शादी ब्याह के अवसर जो होते हैं, शादी ब्याह के अवसर पे पवित्रता यानी बहुत अच्छी मतलब वाइब्स लाने के लिए वाद्य यंत्र को बजाए जाने वाली ध्वनि मंगल ध्वनि कहते हैं। शनाई एक ऐसा वाद्य है जिसमें प्राय मांगलिक अवसरों पर ही, मांगलिक यानी शादी विवाह और आपके बर्थडे वगैरह। भारत रत्न में विभूषित बिस्मिल्लाह खान ने अपनी कठिन साधना द्वारा शनाई वादन के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, यानी सबसे ऊंचे वही है। वह संगीत के महानायक कहलाए जाते हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ शनाई बजाकर वातावरण को वो मंगलपूरित करने में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। फिर है चौथा क्वेश्चन, सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है। संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क दीजिए। तो संस्कृत व्यक्ति इसे कहा है जिसमें बुद्धि और योग्यता के आधार पर किसी नए तथ्य की खोज करने की क्षमता हो, जिससे मानवता का कल्याण भी हो सके, उसे ही हम संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। जैसे न्यूटन ने अपनी योग्यता के कारण गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, और उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन संस्कृत मानव सिद्ध होता है, और उसने क्या करा, संस्कृति का सिद्धांत लाया।
क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि के कारण नया सोचा और अपनी योग्यता के आधार पर एक नई खोज की। फिर है 12th क्वेश्चन। अब यहाँ पे अभी आपने ऊपर जो क्वेश्चन करे हो ना, आपने वो चैप्टर्स के क्वेश्चन, वो भी क्षितिज के चैप्टर से। अब हम क्षितिज की पोएम के क्वेश्चन करेंगे और ये पूरा सिलेबस है, ये टर्म 1 का, टर्म 2 का, तभी आप इसे सॉल्व करेंगे, तभी तो फाइनल टर्म में तो पूरा ही आ रहा है। पद्य पाठों के आधार पर आपको 20 से 25 शब्दों में आंसर करना है किन्हीं 3 प्रश्नों का। आपको 4 दिए जाएंगे पर 3 ही करने होंगे आपको। अब मैं आपको चारों करवाऊंगी। फिर पहला प्रश्न है, क्रोध से बात और बिगड़ जाती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में आलोक में इस कथन की पुष्टि कीजिए। क्रोध में कौन बोलते हैं? एक तो परशुराम जी और लक्ष्मण दोनों ही एक दूसरे से क्रोध में बोलते हैं, पर लक्ष्मण थोड़ा रिस्पेक्ट करता भी है, पर वो क्रोध में ही बोलता है, तो और बात बिगाड़ रहा था वो। ये कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि क्रोध से बात और बिगड़ जाती है। क्रोध की प्रबल अवस्था में मनुष्य को काटने और आकाटने का ध्यान, यानी क्या वो सही बोल रहा है क्या वो गलत बोल रहा है, वो उसका ध्यान नहीं रहता। क्रोधी व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी वो कुछ भी बोलेगा, उसे कंट्रोल ही नहीं है अपनी वॉइस पर। ऐसी स्थिति में अपने कठोर वचनों और व्यंग बातों जो बातें वो बिगड़ जाती है, द्वारा वह किसी का भी अपमान कर देता है, यानी अपने जो वो इतना कड़वा बोलता है तो वो किसी को भी अपमान कर देगा। उसके अपमानजनक शब्द सुनकर जो विपक्षी होगा वो प्रत्युत्तर में कटु वचन बोलेगा, यानी बदले में वो भी कठोर वचन बोलेगा, कटु वचन बोलेगा, और बात फिर बिगड़ जाती है। जिस प्रकार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने देखा कि प्रसंग में परशुराम जी के कटु वचन बोलने पर लक्ष्मण भी क्रोधित होकर उनके गरिमा, पद और अवस्था का ध्यान न रखते उन्होंने व्यंग और कठोर वचनों से उत्तर देते हैं। यदि ऐसे में श्री राम अपने विनम्र वचनों द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत न करते तो उसका परिणाम क्या होता? अनिष्टकारी हो सकता था, यानी बहुत बुरा हो सकता था। यानी अगर आप थोड़े नए नए वर्ड्स, हिंदी के वर्ड्स यूज़ करेंगे ना, तो आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं आपको आंसर लिखने की थोड़ी टेक्निक है। फिर है, आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है? आह्वान का क्या कारण है? अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारी पाठ्यपुस्तिका उत्साह कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल में बरसने के साथ गरजने करने को कहते हैं। निराला जी ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्साह एक आह्वान गीत है, क्योंकि किसी को बुला रहा जा रहा है उत्साह, जिसमें कवि नव निर्माण हेतु विलंब या क्रांति का आह्वान करते हैं, यानी नई चीज़ों के लिए वो क्रांति लाते हैं। बादलों की फुहार या उनका रिमझिम बरसना मृदुलता और कोमल सोच के प्रतीक है, यानी बादल की जो फुहार होगी और थोड़े थोड़े बस थोड़ी बूंद बूंद मृदुलता, यानी धीरे धीरे बारिश होगी, तो वो कोमल सोच का प्रतीक है। इनमें मन में कोमल भावनाओं का संचार होता है। ऐसे भावों में कवि का उद्देश्य पूरा नहीं होता, यानी अगर तेज़ बारिश होगी तो पूरा हो जाएगा। नव परिवर्तन और क्रांति के लिए वृद्धो आवश्यक है। इसी की अपेक्षा करते हुए कवि बादलों से गरजने के लिए भी कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, पिघलकर जल बन गया कठिन पाषाण। इस पंक्ति किस कविता से ली गई है? इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो पिघलकर बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी मुस्कान है उसे देख के जो जल भी है वो, जो पत्थर भी है वो जल बन गया होगा। तो ये किसकी कविता? ये दंतुरित मुस्कान वाली कविता से है। तो ये दंतुरित मुस्कान वाली कविता से ली गई है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके माध्यम से कवि ने शिशु की भोली निश्चल मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार शिशु की जो भोली मुस्कान को देखकर पाषाण के समान कठोर हृदय में भी स्नेहिल भावनाओं का संचार होने लगता है। शिशु का जो कोमल स्पर्श है वो पाकर वह निष्ठुर और हृदय भी सहृदय हो उठता है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पर आपको 3 ही करने थे, बट आपको तो अभी प्रैक्टिस करने इसलिए सारे करने हैं। आत्मकथा लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? तो आत्मकथा लिखने और इस कवि के लिए ये कार्य कठिन क्यों हुआ? आपको आत्मकथा जो आपकी कविता उसके आधार पर बताने हैं। तो आत्मकथा लिखने के लिए किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व की विशालता के साथ साथ ईमानदारी, साहस, सच्चाई जैसे गुणों का अत्यंत आवश्यक है। यानी अपने बारे में सच ही तो लिखेगा ना, अपने ईमानदार लिखेगा। ये नहीं कि वो चोरी करता था बट चोरी नहीं, कि वो लिख रहा है कि मैं तो चोरी नहीं करता था, तो ऐसा वो लिखेगा तो ईमानदार नहीं है ना वो। तो हमें ईमानदार होना चाहिए कि हमें अपनी जो भी हमें एग्जैक्ट कॉपी अपने बारे में लिखना चाहिए।
अपने बारे में बुरा भी लिखना चाहिए, अच्छा भी लिखना चाहिए, वरना तारीफ़ ही लगेगी अगर आप अच्छा अच्छा लिखेंगे तो बस। तो वही जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद के अंदर ये समस्त गुण विद्यमान थे, किंतु अपनी विनम्रता और महानता के कारण, मतलब जो आत्मकथा लिखने के सारे गुण होते हैं, पर और ये सारे गुण किस में थे, कवि में थे, पर कवि जो थे वो विनम्र थे और महानता के कारण उन्होंने लगता था कि उनके जीवन में कोई ऐसी महान उपलब्धि नहीं है कि अपने बारे में वो लिखें क्या, कि कुछ लोग पढ़ के सराहना करें, सराहना की जाए, तो जिसे अन्य लोगों के साथ साझा किया जाए। उनका मानना था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग प्रेरणा ले सके, इसलिए वे अपने जीवन को आत्मकथा लिखने योग्य नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। तीन प्रश्न दे रखे हैं, आपको 2 ही करने हैं। वही सुख व शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपने अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल गति से खिलवाड़ कर अक्षय अपराध किया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित मनुष्य किस प्रकार कर सकता है। तो ये जो जिसकी क्षमा नहीं करी जाए ऐसा अपराध करता है जो मनुष्य, उसका मतलब उस अपराध से बचने के लिए अब क्या कर सकता है मनुष्य, आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हम सबका उत्तरदायित्व है, यानी हमारी ड्यूटी है, किंतु वर्तमान में मनुष्य अपने इस उत्तरदायित्व को यानी अपनी इस ड्यूटी को विस्मृत कर बैठा है, यानी भूल चुका है। आज मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध तरीके से दोहन किया, यानी वो बिना देखे कुछ ना कुछ बिगाड़े जा रहा है, काटे जा रहा है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। प्रकृति के साथ आज इस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है कि जैसे भूकंप बाढ़ भूस्खलन जैसे भयावह दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। निश्चय ही समय रहते हमें इस भूल को सुधारना होगा। आवश्यकता है कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, वाहनों का यथासंभव कम उपयोग करें, वायु प्रदूषण को रोकें, साथ ही पॉलीथीन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, अपशिष्ट पदार्थों और नालियों के गंदे पानी को नदियों में नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करना होगा। हमें प्रकृति और पर्यावरण मित्र की भूमिका संकल्पित होकर निभानी चाहिए, तभी इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित हो पाएगा। दूसरा प्रश्न है, रचनाकार की भीतरी विवशता उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि लिखिए। यानी जब जो रचनाकार यानी जो कोई लिखता है ना, उसकी जो अंदर की विवशता होती है, यानी उस बात को लिखने की मजबूरी होती है, उसी से वो जब वो लिखता है तभी वो उससे मुक्त हो पाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा ये पाठ, मैं क्यों लिखता हूँ। हिरोशिमा घटना पढ़ी थी आपने, जब लेखक वहाँ गए थे तो उन्होंने कितना बुरा लग रहा था, वो उसके आपको वो सब जोड़ के लिखना है। चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं। अज्ञे जी, या आप कह सकते हैं सजीतानंद हीरानंद वात्सेन, उनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं, या फिर उनका मेन जो अज्ञे जी ये भी नाम लिख सकते हैं। दबाव और प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति को लिखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी आप बिना किसी की दबावी में किसी कोई बोल रहा है आप या अपने रूप से लिख रहे हैं तो वो गलत है। आपको अनुभूति यानी जब आपको उसका एक्सपीरियंस होगा ना, तब लिखने में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अज्ञे जी के अनुसार भीतरी विवशता लेखन के लिए विवश करती है और ये विवशता अनुभूति से उत्पन्न होती है। यानी जो अज्ञे जी हैं उनके अनुसार अगर हम किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं ना, तो जो विवशता हम लिखना चाह रहे हैं वो हमारी जो एक्सपीरियंस हम करते हैं उसी से आती है। जब तक हृदय में अनुभूति ना जागे लेखन कार्य संभव नहीं है। यानी जब तक आपको खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो आप लिख नहीं पा सकते। अनुभूति किसी रचनाकार के हृदय के समस्त भावों को बाहर निकालने और उन्हें प्रकट करने में अधिक सक्षम होती है। अनुभूति ही हृदय में संवेदना जागृत करके लेखन के लिए विवश और प्रेरित करती है। हिरोशिमा की घटना में लेखक जब शुरू में अवगत हुए कि उनके अंदर अनुभूति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा।
परंतु जब वो लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उतरी मनुष्य की छाया से अनुभव किया, तब इसी अनुभूति से, यानी जब वो पत्थर पे उन्होंने वो छाया देखी, छाया टाइप मतलब वो कटा हुआ इंसान को, तो वो प्रेरित होकर उसे हृदय की संवेदना को हिरोशिमा कविता के रूप में लिख दिया। यानी उनकी आपकी बुक के पीछे एक कविता भी है हिरोशिमा नाम की, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन, माता का अंचल। पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत बड़ा लगाव था। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए माता पिता के साथ नहीं छोड़ना चाहता, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से ही कुछ उनके साथ ना रहकर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ऐसे में आप लोग किन शब्दों में समझाएंगे, यानी ऐसे लोगों को आपको किन शब्दों में समझाएंगे, आप विचार करके लिखिए। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, यानी अपना सब कुछ त्याग देते हैं। बच्चा ही बचपन में अपने हर कार्य के लिए माता पिता पर आश्रित होता है, एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता। किंतु बड़े होकर इनमें से कुछ बच्चे स्वयं यानी आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कुछ छोड़ देते हैं कि वो रीज़न बहाने बनाते हैं कि मुझे काम करना है, आपकी केयर कौन करेगा और वृद्धाश्रम में केयर होगी। ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं लोग, अपने मम्मी पापा की केयर नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि समझना, एकल परिवार को प्राथमिकता देना, बढ़ती जो उपभोक्तावादी सोच है और संवेदनशील में कमी आदि माता पिता को अपने दूर रखने के प्रमुख कारण है। ऐसे हम उन बच्चों को भावनात्मक रूप से ये समझाना चाहिए कि वह अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने से पूर्व स्वयं को उनके स्थान पर रखकर देखें कि यदि कल को उनकी संतान उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। सभी बच्चे माता पिता के जीवन की पूंजी होते हैं और उनके जीवन का एकमात्र सहारा होते हैं। बच्चों का परम कर्तव्य है कि माता पिता को सब उनके ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस वक्त उनकी सेवा करें, उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करें। जैसे माता पिता बचपन में हमारी सेवा करते हैं, वैसे जब वो वृद्ध हो जाते हैं यानी बूढ़े होते हैं तो हमारी भी कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अनुच्छेद लेखन स्टार्ट होता है। पहला है, आपको 3 देंगे, आपको तीनों में से किसी एक विषय पर लिखना है। जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती, तो इस पर आप लिखेंगे। संकेत बिंदु आपको दिए जाएंगे। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि संकेत बिंदु लिखने होते हैं तो नहीं लिखने होते हैं। अनुच्छेद में संकेत बिंदु बिल्कुल नहीं लिखते और वो हम लिखते हैं पैराग्राफ में। जब निबंध लिखने को आता है तब हमें संकेत बिंदु लिखने होते हैं, पर जब हमें अनुच्छेद लिखना होता है तो हमें एक पैराग्राफ के अंदर ही इसे कंप्लीट करना होता है और हर पॉइंट्स आना चाहिए आपका, यानी कि ये लाइन ही आनी चाहिए, इसके बारे में जो बोला गया है हमें वो आना चाहिए। मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव होना चाहिए, ये आपको समझाना है। इसमें कठिन हालातों से दो हाथ करने की शक्ति, ये समझाना है आपको। अनेक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण आपको बताने हैं, जैसे कौन कौन से संघर्षशील जिन्होंने जीवन के कठिन दौर में अपनी मानसिक मजबूती, गांधी जी वगैरह। मानसिक दृढ़ता का यानी आप कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे उसका संकल्प, तो ऐसे एंडिंग भी करनी है आपको। तो आप लिखेंगे, सुखद एवं सफल जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य परम आवश्यक तत्व है। जीवन में घट रही घटनाओं पर नियंत्रण रखने की ताकत ही हमारे मानसिक शक्ति कहलाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न रखने के कारण जीवन में निराश हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ये रीड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको इससे याद हो जाएगा और आप इस वर्ड टू वर्ड पढ़ पाएंगे। कोविड-19 महामारी के दौर से लंबे समय तक घर में रहने के कारण एकाकीपन, चिंता, डर, अनिश्चितता लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालना। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से होता है। अत्यधिक तनाव यानी थकावट से हमारे शरीर में अनेक दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे घबराहट, चिड़चिड़ापन, उदासी, उलझन। ये तो आजकल की सभी बच्चों की लाइफ ही हो गई ना, तो वही आपको लिखना है। थकान होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, डिप्रेशन, शरीर का ऊर्जाहीन महसूस होना यानी एनर्जी नहीं है। उस तनाव का असर शरीर, दिमाग और भावनाओं, व्यवहार पर भी पड़ता है, यानी आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और किसी से भी उल्टा बोल देते हैं। सफल और सुखद जीवन जीने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें नकारात्मक विचारों को मन से
मन में आने नहीं देना चाहिए। परिवार और मित्रों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। घर से बाहर प्रकृति के निकट जाएं, संगीत सुने, पौष्टिक भोजन खाएं, व्यायाम करें। अगर मन में कोई चिंता या उदासी है तो उसे अपने अंदर छिपा नहीं बल्कि परिजनों के साथ बांटें। दृढ़ निश्चय लोग हर मुसीबत का नियंत्रण पा लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे लाइक एग्जाम्पल बोला था ना, तो दे रहे हैं यहाँ पे बिल गेट्स आदि ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने असफलताओं के हार नहीं मानी। अतः हमें भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। सकारात्मक ढंग से अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप वो ऊपर वाला नहीं करते तो आपको ये वाला करना होगा, साइबर युग, साइबर ठगी या सावधानियां, सुरक्षा और उपाय। तो ये भी छोटा सा पढ़ लेते हैं। तकनीकी प्रगति और कंप्यूटर पर इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ साइबर ठगी और उससे संबंधित अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इससे शामिल लोगों को हैकर नाम से जाना जाता है। आजकल साइबर नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीद, पढ़ाई, नौकरियों की, यानी सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है। इससे इसका अत्यधिक प्रचलन के कारण भोले भाले और कई बार पढ़े लिखे लोग भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये हैकर ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर कुछ लालच देने में लोग किसी चीज़ को खरीदने के लिए ऑफर देते हैं। उनका एटीएम या मोबाइल नंबर आसानी से शिकार बना लेते हैं और साइबर अपराध के अंतर्गत हानि और गोपनीय जानकारी जैसे चुरा लेते हैं। साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन उत्पीड़न, नशीली दवाओं का तस्कार, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित दस्तावेज चुरा लेते हैं। ये अपराध आज पूरे विश्व में इतनी तेजी से फैला है क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया ना। साइबर अपराधी रिकॉर्ड में हेरफेर करना, सुरक्षित करने के लिए विकासशील देशों में विकसित कानून का उपयोग करके साइबर ठगी से सुरक्षित रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पर प्रत्येक खाते की गोपनीयता को सुरक्षित करना चाहिए और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। कंप्यूटर में एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर उपयोग करना चाहिए, उससे आपको सुरक्षित रहेंगे, सतर्क रहेंगे। साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता के साथ कानून को सख्त बनाने की ज़रूरत है। बच्चों को इससे अवगत कराएं ताकि वह दुरुपयोग या उत्पीड़न के बारे में तुरंत बता सके। फिर तीसरा आपको दे रखा है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। इस पर आपको लिखना है, ये संकेत बिंदु इसमें आने चाहिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। संत कबीर दास के दोहों में लोक जीवन की महक, अनुभव। अब ये दोहा संत कबीर दास का है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता ना तो किसी भी लगे, तुलसीदास, कबीरदास, किसी का भी लेखक कवि का नाम लिख सकते हैं आप, क्योंकि इतना नंबर नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छे से पता तो आप लिख सकते हैं। सच्चाई के दर्शन होते हैं, उनका एक मतलब ये जो दोहा है आप इसमें लिख सकते हैं कि ये एक महान पुरुष ने लिखा है, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको करेक्ट नहीं पता तो। बुरा जो देखकर वह चला, बुरा न मिलिया कोई। इसके माध्यम से उन्होंने आत्मलोकन का संदेश देते हुए कहा है कि जब मैंने संसार में बुरे लोगों की तलाश की तो मुझे कोई नहीं मिला, और अंततः अपनी अंदर आत्मा में झांकने से इस संसार में मुझसे अधिक बुरा कोई था ही नहीं। अच्छाई और बुराई के अपने अंदर ही होती है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मानव स्वभाव से अंतर्मुखी कम और बहिर्मुखी अधिक होता है, यानी अंदर से अच्छा कम और बाहर से ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए अपने अंदर आत्मा में झांकने की अपेक्षा दूसरों के अवगुणों की ओर अधिक ध्यान देता है। दूसरों की बुराई ढूंढना, दोष करना और कार्य नहीं करना, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने की जो प्रवृत्ति होती है, यानी अपने आप को सबसे बड़ा और दूसरे को सबसे छोटा मानने की जो प्रवृत्ति है ना लोगों की, मनुष्य इससे जो है अपने दोस्तों से, प्रियजनों से दूर हो जाता है। इस प्रवृत्ति परस्पर मतभेद और वमनस्य बढ़ाता है, हमारा अभिमान बढ़ाता है। इसलिए ये आवश्यकता है कि हम दूसरों के अवगुणों को देखने की अपेक्षा अपनी कमियों को देखें, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। व्यक्ति को आत्मचिंतन की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, इससे दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति भी हट जाएगी। अब आपको और आगे लिखेंगे, होने लगती है। मनुष्य धीरे धीरे अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति में संलग्न हो जाता है। ये भावना उसे पवित्र बना देती है। विवेकशील और ज्ञानी महापुरुष सदैव दूसरों के सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं, अतः स्वयं के परिष्कार के लिए हम सबको
आत्मनिरीक्षण का संकल्प लेना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको अनुच्छेद लिखना था। तीनों अनुच्छेद मैंने आपको बताए, पर आपको तीनों में से कोई एक ही करना था। फिर है 15 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको या फिर तो पत्र लिखना है आपको, जो पत्र है या तो फिर आपको औपचारिक लिखना है या तो अनौपचारिक। पहला है, आप मनस्वी मौर्य या मनस्विता मालवीय है। आप बरसात के दिनों में जो दुर्घटनाओं की दावत देते खुले पड़े सीवर लाइन के मोहल्ले में आपको संदर्भ में दैनिक जागरण में आपको संपादक को पत्र लिखना है अनुरोध करते हुए। तो ये सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर दूसरा करेंगे। पहले प्रेषक, आपका नाम, एड्रेस आबास आ दे रखा है तो आबास आ ही लिखेंगे। डेट लिख देंगे आप, जितनी भी डेट है, जस्ट लाइक आज मैं आज की डेट कुछ भी आप डेट लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 28/11/2020, ऐसे कोई भी डेट लिख सकते हैं। सेवा में संपादक, दिल्ली दैनिक जागरण, आवास नगर। विषय आपका जो भी है, विषय जो है वो आपका यहीं से मिल जाता है आपको। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से खुले सीवर पड़ने की मोहल्ले के संदर्भ में दैनिक जागरण को पत्र, आप ऐसे लिखेंगे, खुले पड़े सीवर लाइन के मेन होलों के कारण हो रही दुर्घटनाओं के संदर्भ में दैनिक जागरण को पत्र, या ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर महोदय, फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आपके प्रति समाचार के माध्यम से मैं नगर निगम के अधिकारियों को ध्यान में स्थान पर खुले पड़े सीवर के मेन होलों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरा अनुरोध है कि इस पत्र को अपने दैनिक जागरण में जनवाणी संदर्भ में स्थान देने का कष्ट करें। महोदय, फिर अपना मेन प्रॉब्लम आप बताएंगे, जैसा कि विदित इस वर्ष की वर्षा की अधिकता के कारण नगर में जगह जगह जल प्रवाह की अत्यंत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में स्थान स्थान पर खुले पड़े सीवर के मेन होल भारी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। वर्षा के कारण हुए जल भराव से सड़कों पर पैदल चलने वाले वाहन चालकों को इस बात का आभास भी नहीं होता कि किस स्थान पर सीवर का मेन होल खुला हुआ है, और वह अनजाने में ही भयंकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पिछले दिनों नगर में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि नगर निगम के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर जा नहीं रहा। तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर मेन बॉडी बताते हैं कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, और फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका क्या आप इसकी ठीक करने की या इसे छापने की इसे करें। तो आपके लिए आप लोकप्रिय समाचार पत्रों के माध्यम से नगर निगम के उच्च पदाधिकारी को ध्यान इस समस्या की ओर अवश्य जाएगा, और इससे निराकरण के आप प्रयास भी अवश्य करेंगे। आप अपना भव्य सैल्यूलेशन, अपना नाम और नगर जो भी दे रखा है आपको वो लिखना है। अगर आपने ये वाला नहीं करा तो अथवा वाला भी है। आप श्रेयस राजपूत या श्रेयसी सिंह हैं। आप छात्रावास यानी हॉस्टल में रहती हैं। आपके पिताजी को पता चला कि आपकी माताजी पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं, किंतु आपको अपने पिताजी से पता चला कि आपकी मम्मी पूरे परिवार का ध्यान देती हैं, पर अपने आप पे ध्यान नहीं देती और उनकी तबीयत खराब हो गई है। माताजी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। हाँ, आप अभी छात्रावास में, तो छात्रावास, मानस विद्यालय और नगर जो भी आप चाहते हैं, डेट लिख देंगे। माता को लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है। पहले वाला हमारा क्या था, औपचारिक पत्र, अब ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। दोनों में से कोई एक ही करना होगा ऑफकोर्स। कल ही मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे आपकी अस्वस्थता के विषय में ज्ञात हुआ। माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि अब आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो पूरे घर का ध्यान रखती है और आपका अपना खुद का ध्यान नहीं रखती। तो आप क्या कहेंगे अपनी मम्मी को? ऑफकोर्स आपको बस वही लिखना है, क्योंकि घर की छुट्टियों में घर आने मैंने भी देखा था कि आप बहुत कमज़ोर हो गई थी। आप परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखते हैं, किंतु अपने स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। माँ, पिताजी के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के बाद ऊपर पूरे घर का दायित्व आ गया है। यदि आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार का ध्यान किस प्रकार रख पाएंगे? इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, समय पर पौष्टिक भोजन करें, भरपूर नींद लें और हल्का फुल्का व्यायाम भी करें। अभी कुछ समय पश्चात ही मेरी छुट्टी शुरू होने वाली है। मुझे आशा है कि आप जब मैं घर आऊँगी तो आप मुझे स्वस्थ मिलेंगी। दादाजी और दादी जी को मेरा चरण स्पर्श और छोटी बहनों को स्नेह कीजिएगा। आपका प्रिय पुत्र श्रेयस राजपूत। और आप अपने लड़की की तरफ से लिख रहे हैं तो आपका श्रेयस ही सिंह था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप कहेंगे ये भी पत्र ही आएगा 16 क्वेश्चन, तो नहीं, ये पत्र नहीं है। आपको यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे आपको स्ववित्र लेखन लिखना है या फिर आपको इसमें ईमेल लेखन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में चॉइस आएगी स्ववित्र लेखन की या फिर ईमेल। तो ज़्यादातर बच्चों को ईमेल लेखन ईजी लगता है, तो सबसे पहले हम स्ववित्र की बात कर लेते हैं। अगर जो स्ववित्र क्वेश्चन करते हैं वो स्ववित्र का देख लें। आप तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य, आप बीएड कर चुके हैं, आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल आबासा नगर में हिंदी अध्यापिका पद के आवेदन करना है। आप इसके लिए आप एक संक्षिप्त वर्णन अपना स्ववित्र बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए। यानी आप बीएड कर चुके हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन आप कर चुके हैं, यानी आपकी 12th पास हो चुकी है, 12th के बाद आप बीए कर चुके हैं समझ लीजिए, फिर एमए कर चुके हैं, एमए के बाद बीएड भी कर चुके हैं, इतनी आपके पास डिग्री है। तो इसका करते हैं आंसर। आपको हिंदी अध्यापक बनना है ना, तो सबसे पहले जिस स्कूल में आप जा रहे हैं उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें ये अपना सबसे पहले लेटर भेजेंगे। सेवा में प्रबंधक विवेक इंटरनेशनल स्कूल आबासा नगर दिल्ली, हिंदी अध्यापक हेतु जो विषय है वो आप लिखेंगे, हिंदी अध्यापक हेतु के पद के हेतु पत्र। महोदय लिखेंगे स्थानीय नगर रोजनागर समाचार, यानी समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट देखी मैंने, ये डेट सैनिकल विज्ञापन में संदर्भ में तरुण वैश्य आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रिक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए स्ववित्र प्रेषित कर रहा हूँ जो निम्न है। मेरा नाम है तरुण वैश्य, पिता का नाम, ऐसे ही आपको अपना पूरा नाम वगैरह सब कुछ डिटेल लिखनी होती है। पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये तो मेनली लिखना, हर बायोडाटा में आपने ये तो ज़रूर लिखना ही है। और अगर आप टीचर के लिए योग्यता के लिए, तो आपको बता रहे हैं 10वीं में मेरे कितने मार्क्स आए थे, 86 आए थे, और कौन से वर्ष में थे, 10वीं कौन से वर्ष में करी, और आप कौन से बोर्ड से करी, सीबीएसई बोर्ड से करी, और कौन कौन से विषय में करी, ये आपको बताना होता है। 12वीं 2015 में सीबीएसई बोर्ड से करी, इन विषय पर 84% आए। स्नातक यानी ग्रेजुएशन मेरठ विश्वविद्यालय से करी, इन विषय पर 85%। बीएड मैंने मेरठ विश्वविद्यालय से करी हिंदी पर और 86%, और परास्नातक यानी मास्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो भी हिंदी से करी 88%। और योग्यता आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी है, हिंदी संस्कृत में और अंग्रेजी भाषा का कार्य साधक ज्ञान भी है, हिंदी टकरन में भी ज्ञान है, संगीत गायन और वादन में भी उसकी अभिरुचिता है। और आप लिखेंगे शिक्षण में नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने में अभिरुचि, यानी बहुत सारे अपनी जो भी मेन रुचि बता सकते हैं। और आप एंड में लिखेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करूँगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे आवेदन पत्र पर सकारात्मक विचार कर मुझे सेवा का अवसर दें। और आप अपने यहाँ पे साइन कर लेंगे और डेट लिख देंगे। यहाँ पे ये स्ववित्र आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको स्ववित्र नहीं करना तो आप अथवा वाला क्वेश्चन ईमेल लेखन कर सकते हैं। आप क्या है, रॉबर्ट पॉल या डॉली डिसूजा हैं। आप इस प्रकाशन इस नगर से हैं। ऑनलाइन कुछ पुस्तिका मंगवानी है आपको। प्रकाशन द्वारा उनमें 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई है। एक पुस्तक के पहले 1 पेज फटे हुए हैं। इसकी शिकायत करते हुए आपको इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने तथा नई पुस्तक भिजवाने के लिए प्रकाशन को वरिष्ठ प्रबंधन को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लेकर लिखना है। तो ईमेल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम और अपना ईमेल लिखते हैं। टू यानी आप जिसको भेजें वो हम मैनेजर पब्लिकेशन @gmail.com @gmail.com। और पूरा ये चीज़ तो ज़रूर होना चाहिए, तभी ईमेल आप फ़ोन से भेजते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑनलाइन प्राप्त ऑनलाइन आपने कुछ पुस्तकें बनवाई थी उन्हीं के विषय पे। महोदय, आप फिर जैसे लेटर लिखते हैं वैसे ही लिखना है, बट लेटर में आप पहले कंटेंट लिखते हैं, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। बट यहाँ पे ये तीनों सिर्फ कुछ ही लाइन में, ये तीनों सिर्फ एक ही पार्ट में आना चाहिए। ये अलग अलग पार्ट होते थे, यहाँ पे एक ही पार्ट में ये तीनों चीज़ें आ जानी चाहिए, यानी कम लिखना होता है।
तो मैंने दिनांक 25 जुलाई को आबासा, यानी इसमें कुछ फालतू नहीं लिखना होता है और एग्जैक्ट जो पूछा गया जो बोला गया वही लिखना होता है। ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाने का ऑर्डर संख्या दिया है। आज दिनांक 4 अगस्त को अभी अभी ऑर्डर मुझे प्राप्त हुआ, किंतु अत्यंत खेद का विषय कि मैंने अज्ञे जी की रचना, अज्ञे जी आपके वही लेखक आ गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यम के कि कौन सी उसने मंगवाई थी, नदी के द्वीप मंगाई थी और कितनी नाव में कितनी बार ये मंगवाई थी। इसका एक एक प्रति ऑर्डर दिया था, किंतु उसके स्थान पर उनके पास जयशंकर प्रसाद की कामयानी की 2 प्रतियां, यानी ऐसी 2 बुक आ गई हैं। साथ ही साथ उसे क्या हुआ, मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान चाहिए था। उसके पुस्तक के पहले कुछ पन्ने फटे हुए हैं। आपसे ये अनुरोध है कि तीनों पुस्तकों को लौटाने तथा उनके शीघ्र नई पुस्तकें भेजने की व्यवस्था करने की कृपा करें। धन्यवाद। और ये लड़की का नाम डॉली डिसूजा जैसा क्वेश्चन में दिया गया था और काखा का नगर। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में या तो फिर आपको विज्ञापन लिखना है या फिर संदेश, तो दोनों ही बहुत ईजी है। ज़्यादातर बच्चे विज्ञापन करते हैं, संदेश भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आपका विज्ञापन है, चाचा, आपके चाचा जो है वो रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है। वह प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय समाचार पत्र में आपका उसका विज्ञापन देना चाहते हैं, यानी कपड़ों की दुकान खोली है, विज्ञापन बनाना है आपको। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जस्ट लाइक खुल गई आपके शहर में आधुनिक फैशन के रेडीमेड परिधानों की नई दुकान खुल गई, ऐसे कुछ नया टाइप बना सकते हैं। सूरबी गारमेंट्स का नाम लिख सकते हैं और कहाँ पे फिर वो जैसे होता नहीं, जस्ट लाइक आप किसी दुकान पे जाते हैं, साड़ी की दुकान, तो उसके ऊपर जो बोर्ड लगा होता है वैसा ही आपको बनाना है। बच्चों, पुरुषों, महिलाओं के आकर्षक परिधान, यानी कपड़ों का शोरूम है ये। और जैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे महिलाओं के लिए 10% अतिरिक्त छूट, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आप जितना अट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, वो आपको सुंदरता दिखती है। और आपको शब्द का भी ध्यान देना है, 60 शब्द आने चाहिए। आज ही आइए अपने मनपसंद आकर्षक परिधान किफ़ायती दामों में ले जाइए। बाबा सूट, अब यहाँ पर मिलता क्या क्या है, बाबा सूट, निकर, पैंट शर्ट, टी शर्ट, धोती कुर्ता, सलवार सूट, प्लाजो, साड़ियों के सैकड़ों डिज़ाइन, ड्रेस मटेरियल, सर्दियों में स्वेटर, पुलोवर, सैकर सब मिलता है यहाँ पे सब। एक बार अवश्य बता रहे हैं, सेवा का अवसर दें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। आप कहाँ पे आपकी दुकान वो ये लिख सकते हैं, एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपने अगर विज्ञापन लेखन नहीं करा तो आप यहाँ पे संदेश भी लिख सकते हैं। आप सौम्य गर्ग हैं, आपके भैया भाभी की जो पहली वैवाहिक वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी है, इसके अवसर पर आपको शुभकामना देनी है। तो जस्ट लाइक हमने मान लिया हम सौम्य गर्ग हैं, सबसे ऊपर ना जो होता है संदेश आता है। आप सबसे पहले एक वर्ड लिखेंगे संदेश, फिर डेट लिखेंगे और टाइम प्रातः 8 बजे। आदरणीय भैया भाभी जी, अब भैया भाभी जी के लिए संदेश में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एज अ लेटर की तरह आप उनकी शुभकामनाएं दे सकते हैं या फिर पोएम्स भी लिख सकते हैं। तो आपको बस यही करना है। आप दोनों को विवाह की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार और विश्वास से बांधा प्रेम प्रीत का बंधन है, आजीवन बना रहेगी, यही कामना करते हमें। खुशियाँ की रही सदाबहार, जगमग करे जीवन संसार, ईश कृपया हो दोनों पर, यही मंगल कामना करते हर बार। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों के बीच के प्रेम का विश्वास अटूट बंधन आजमान लें। तो ये हमने एक संदेश दे दिया, उनको शुभकामना दे दी, शुभकामना पत्र, शुभकामना संदेश दे दिया। शुभकामनाओं सहित आपको ना आप सौम्य गर्ग हैं, तो ये आपको, और ये भी एक बॉक्स के अंदर ही बनाना होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं दोनों ही बॉक्स के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट आपका जो सैम्पल पेपर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। 17 क्वेश्चन ही टोटल आने थे आपके, और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों ही अच्छे से समझा दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा सैम्पल पेपर को अच्छे से पढ़ें। और मैंने तीनों की प्रैक्टिस, हर चीज़ में मैंने कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ा नहीं है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ना, अभी आपको पेपर पे छोड़ देना है, पर अभी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सारे क्वेश्चन ही करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को अभी बैठ के लिखिएगा, हर एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के आंसर्स जो मैंने इसमें बताए, क्योंकि वैसे ही आपको आंसर्स जो आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने तो बोर्ड एग्ज़ाम में बुक के ही आंसर लिखने होते हैं, और बुक के आंसर ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। तो आपको अच्छे से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए
वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।